नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे। जीन प्याजे का आज सारा कॉन्सेप्ट आपका ये वीडियो देखने के बाद क्लियर हो जाएगा। सीटेट में किसी भी प्रकार का, टेट में किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल आपको देखने को मिलेगा तो आपका इससे बाहर देखने को नहीं मिलेगा अगर जीन प्याजे से सवाल बनता है। और जीन प्याजे से जैसा आप लोगों को मालूम है 3 से 4 अंक का सवाल आपका बनता है। ये छोटा सा वीडियो आपके 3 से 4 अंक यहीं से क्लियर कर देंगे। वीडियो कंप्लीट देखिएगा और वीडियो को शुरू करो उससे पहले जाके चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। वीडियो को लाइक करके बैठिए और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आता है अपने दोस्तों तक, क्योंकि ये महत्वपूर्ण जानकारियां आप अपने साथ साथ दूसरों तक भी शेयर कर सकते हैं। वीडियो को चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा और जीन प्याजे आपका सारा कॉन्सेप्ट इसी वीडियो में क्लियर हो जाएगा। ये थे कौन जीन प्याजे? ये एक स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक थे और इन्होंने 4 स्टेज के बारे में बात की है। इन्होंने अपने बच्चों पर ही ये रिसर्च की थी। ये जितने स्टेजेज इन्होंने दी हैं, ये सारे के सारी स्टेज अपने बच्चों पर इन्होंने कई वर्षों तक रिसर्च की थी। उसके बाद ही ये स्टेज इन्होंने निकाली। फिर इन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे वर्क करती हैं स्टेजें और हर स्टेज में अंतर क्या होता है, उन्हीं के बारे में बात करेंगे। उसके बाद आपको इनसे जुड़े हुए स्कीमा के बारे में, इससे जुड़े हुए एडाप्टेशन के बारे में सारी चीज़ें हैं आपको दिखेगा। एडाप्टेशन के बारे में, एकोमोडेशन के बारे में सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। चीज़ों को समझते हुए चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। जो जीन प्याजे थे वो स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक थे। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप याद रख सकते हैं। ये आपके 1 लाइनर क्वेश्चन में आ जाता है कभी, लेकिन सीटेट में नहीं मिलेगा। हाँ, ये आपको देखने को मिलेगा। इनको ने 4 स्टेजों की बात की है। कितने स्टेज की? 4 स्टेज की बात की है। अब ये 4 स्टेज कौन कौन सी हैं? अगर आप लोगों को याद रखिएगा, हिंदी में भी याद करने से ज़्यादा इंग्लिश में याद करिएगा तो ज़्यादा आसान रहेगा। चलिए हिंदी में भी आपको बता देते हैं। पहली स्टेज इन्होंने जो बात की है सेंसरी मोटर की, इसको हिंदी में कहते हैं संवेदी प्रेरक। संवेदी प्रेरक आपकी जो पहली अवस्था है इसको संवेदी प्रेरक कहते हैं। 0 से 2 वर्ष या कह सकते हैं जन्म से लेकर 2 वर्ष की जो अवस्था होती है वो संवेदी प्रेरक अवस्था होती है। अब ये संवेदी प्रेरक कहा क्यों जाता है, इसको सेंसरी क्यों कहा जाता है? इसको सेंसरी का कारण है सेंसेस। सेंस का मतलब होता है कि जो इनके इंद्रियां होती हैं बच्चे की, जो भी चीज़ें कहना होता है, सुनना होता है, जो भी चीज़ें उनको प्रकट करनी होती हैं, सारी की सारी वो हाव भाव के माध्यम से रो के अपने हाव भाव व्यक्त करके, यानी इंद्रियों का प्रयोग करते हुए बच्चा क्या करता है, अपनी बात को कहता सुनता है, चीज़ों को करता है। तो यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेंसरी मोटर से क्वेश्चन नहीं बनता। सिंपल से याद रखिएगा, सारे काम बच्चा सेंसरी मोटर में सेंस के माध्यम से करता है, इंद्रियों के माध्यम से करता है। अब आपकी जो इंपॉर्टेंट स्टेज होगी वो दूसरी होगी, जिसको बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज होती क्या है? ये तो 2 से 7 वर्ष की स्टेज होती है। इसमें 2 चीज़ें होती हैं। इसमें 2 चीज़ें क्या होती हैं? पहली चीज़ ये होती है कि इसमें जो बात कहनी होती है बच्चे को, वो भाषा के माध्यम से कहना शुरू कर देता है। क्योंकि 2 से 7 वर्ष की जो आयु होती है इसमें बच्चा अपनी बात को व्यक्त करना, यानी सामने वाले से कोई बात करना है तो यानी उसमें टॉक करने लगता है, यानी कम्युनिकेशन के लिए भाषा का प्रयोग करने लगता है। तो जो भाषा का प्रयोग की अगर बात आएगी तो बच्चा दूसरी स्टेज में, यानी कह सकते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज, या फिर अगर आपको अगर हिंदी में याद रखने की जरूरत है तो आप पूर्व संक्रियात्मक अवस्था याद रख सकते हैं। इस अवस्था में क्या होता है, बच्चा अपनी बात को भाषा के माध्यम से कहने सुनने लगता है और चीज़ों को समझने लगता है। इसमें क्या होता है, इसमें कुछ कमियां भी हैं। इसमें एक चीज़ और रहेगी। पहली बात तो आपको याद रखना है कि भाषा के माध्यम से बच्चा अपनी चीज़ों को कहने लगता है। दूसरी चीज़ आपको याद रखना है कि बच्चा सजीव और निर्जीव में भेद करने लगता है। अब इसमें कुछ कमियाँ हैं, इसमें हम कह सकते हैं कुछ दोष हैं। इसमें दोष क्या है? एक दोष इसमें यह है कि बच्चा जब को लगता है, बच्चे को ये लगता है कि जो चीज़ें हैं, यानी कि कोई कार्य बच्चा अगर कर रहा है तो उसको लगता है कि वो जो कर रहा है वही सही है। यानी बच्चे के अंदर जो विचार आते हैं, जो अपनी बात आती है, उसी को वो सही मानता है, दूसरी की बात को सही नहीं मानता। ये एक ऐसी स्टेज है जिसमें अपनी बात को ही बच्चा सही मानता है। जैसे एग्जाम्पल में आप देख लें, यानी सूर्य जो होता है, बच्चा जब दौड़ लगाता है तो बच्चा ये सोचता है कि मैं सूर्य से तेज भाग रहा हूँ, क्योंकि वो चीज़ों को नहीं समझता और उसको लगता है कि वो जो दौड़ लगा रहा है तो सूर्य, देखा होगा छोटा बच्चा क्या होता है, सूर्य ऊपर देखता है तो रोड में, रास्ते में भागना शुरू करता है, कहता है देखिए सूर्य पीछे रह गया, मैं आगे निकल गया। यानी बच्चे को लगता है कि वो जो कर रहा है, यानी कि इसमें रिवर्सिबिलिटी नहीं होती है, इसमें उत्क्रमणीयता का गुण नहीं होता है इस अवस्था में। ये एक सबसे बड़ा इसका दोष है। दूसरा दोष अगर हम इसमें बात करें तो इसमें दूसरा दोष ये है कि निर्जीव जो सजीव है, यानी जो चीज़ें होती हैं निर्जीव और सजीव, इसमें चीज़ों को निर्जीव को सजीव समझता है। यही एक अवस्था होती है जिसमें बच्चा निर्जीव चीज़ों को सजीव समझता है। यानी जीव इसकी ये अवस्था कौन सी होती है? ये 2 से 4 वर्ष की आयु तक ये चीज़ें होती हैं। बच्चे के अंदर 2 से 4 वर्ष की आयु तक ये चीज़ें होती हैं कि बच्चा निर्जीव को सजीव समझता है। जैसे हम कह सकते हैं कार है, पंखा है, बादल है, सभी को उसको लगता है कि सारी चीज़ें सजीव हैं, सभी में जान है। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें, इसको बोलते हैं जीववाद, जिसमें इसकी 2 चीज़ें हैं, एक जीववाद, एक आत्म केंद्रित। याद रखिएगा,
अभी हम बात करें दूसरी स्टेज में दो दोष जो हैं, जिसमें दो दोष हैं। तो पहला दोष है कि जीववाद। जीववाद में क्या होता है, बच्चे को लगता है कि जो चीज़ें वो जो सजीव निर्जीव चीज़ें हैं वो सजीव हैं, यानी इसको निर्जीव और सजीव क्या लगती है, समान लगती हैं। उसके बाद दूसरा दोष ये होता है कि आत्मकेंद्रितता, यानी वो अपनी बात को ही सही ठहराने का प्रयास करता है। तो ये दोनों चीज़ें हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब तीसरी स्टेज आती है आपकी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी आप कहते हैं। ये 7 से 11 वर्ष तक होती है, यानी कि 7 से 11 वर्ष तक होती है। और इसमें चीज़ें बच्चा कैसे करता है, इसमें बच्चा जो चीज़ देखता है उसी के बारे में बात करता है, यानी जो उसको दिखता है, यानी कि इसमें कल्पना नहीं कर पाता बच्चा, जो चीज़ें उसको सामने दिखती हैं उसी के बारे में वो बात करता है। यानी उसमें वस्तुओं को पहचानना हो, वस्तुओं का भेद करना हो, यानी वर्गीकरण करना हो, ये सारी चीज़ें बच्चा इसमें सीख जाता है। लेकिन जो चीज़ें सामने दिखेंगी उसी में। अब हम बात करें फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, इसको हम कहते हैं हिंदी में अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये अवस्था जो होती है इसमें बच्चा चिंतन करता है, इसमें बच्चे के चिंतन में क्रमबद्धता भी होती है, इसमें कल्पना शक्ति भी होती है। यानी कि 4 स्टेज इन्होंने दी थी, आप लोग समझ गए होंगे 4 स्टेज के बारे में। उम्मीद है, चलिए आगे चलते हैं। अब जीन पियाजे ने के बारे में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें क्या हैं। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे जो होते हैं वयस्क से प्रकार में अलग सोचते हैं, यानी कि बड़े लोग कैसे सोचेंगे, वो लोग कार लेंगे तो एक कार लेंगे जिसमें कि खुद ड्राइव कर सकें। लेकिन जो बच्चा होता है वो ये सोचता है कि छोटी खिलौने वाली कार और बड़ी कार में, उसको लगता है कि ये खिलौने वाली कार, बच्चे क्या सोचते हैं, कार के बारे में तो सोच रहे हैं लेकिन वो खिलौने वाले कार के बारे में सोचेंगे। जो वयस्क लोग होंगे वो बड़ी कार के बारे में सोचेंगे। और इसमें लेकिन क्वांटिटी सेम होती है। तो क्या इंपॉर्टेंट इसमें याद रखना है आपको कि बच्चे क्या करते हैं, वयस्कों से प्रकार में अलग सोचते हैं लेकिन क्वांटिटी जो होती है उनकी सेम रहती है। दूसरी बात क्या है, जीन पियाजे ने इसी अवस्था में बच्चों को क्या कहा है, नन्हा वैज्ञानिक और उन्हें सक्रिय ज्ञान का निर्माता भी कहा है। जीन पियाजे ने इसी अवस्था को नन्हा वैज्ञानिक और सक्रिय ज्ञान का निर्माता भी कहा। हम कह सकते हैं जीन पियाजे ने कहा है जो बच्चे होते हैं वो नन्हे वैज्ञानिक होते हैं और उन्हीं को कहा है कि वो सक्रिय ज्ञान के निर्माता भी होते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, स्कीमा सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है और इसको आपको हमेशा याद रखना है। स्कीमा होता क्या है, स्कीमा की भी 2 स्टेज होती हैं, एक को बोलते हैं एडाप्टेशन, दूसरा भी आपको बताते हैं। बिल्कुल। तो स्कीमा के बारे में देखिए, स्कीमा क्या होता है। स्कीमा आपका होता है, इसमें बच्चा पूर्व ज्ञान का प्रयोग करके वस्तुओं को पहचानता है। यानी कि बच्चा क्या करता है, स्कीमा में बच्चा अगर किसी चीज़ को क्या करता है, उसके जो दिमाग घर से जब चलता है उसने देखा ये पेड़ है तो वो पेड़ को क्या दूसरा पेड़ देखेगा तो पहचानेगा, हाँ घर में पेड़ था यानी कि ये पेड़ है। यानी पूर्व ज्ञान का प्रयोग करके चीज़ों को पहचानने लगता है। अब इसकी स्टेजेज जो है अलग, स्कीमा में इंपॉर्टेंट क्या है, स्कीमा में भी इसको भाग किया गया है एडॉप्टेशन, और एडॉप्टेशन में भी 2 भाग किए गए हैं, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। स्कीमा के अंदर आपका एडॉप्टेशन आता है। अब क्या होता है, अब इसके अंदर बच्चे के अंदर पूर्व ज्ञान से चीज़ों को स्कीमा में बच्चा पूर्व ज्ञान के माध्यम से चीज़ों को पहचानता तो है लेकिन परिवर्तन नहीं करता। परिवर्तन कब करता है, जब ये एडॉप्टेशन के अंदर आता है। और एडॉप्टेशन के अंदर किसमें, एसिमिलेशन में। यानी कि बच्चा क्या करता है, एडॉप्टेशन होता है जिसमें इसमें क्या होता है, एडॉप्टेशन के 2 भाग होते हैं। कौन कौन से, इसमें एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। अब क्या होता है एसिमिलेशन होता है कि पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान में परिवर्तन करना। अभी आपको याद रखना है एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, ये दोनों याद रखना है, पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है। अनुकूलन भी कह सकते हो हिंदी में। एसिमिलेशन में आपको क्या करना है, 2 पॉइंट याद रखना है। पहला तो इसमें बच्चा जो होता है पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करता है, यानी जैसे उसने देखा कैसे, उसको देखी ये सफ़ेद बिल्ली है और ये काली बिल्ली है, उसने देखा घर में कि सफ़ेद बिल्ली घर में है, बाहर उसको काली बिल्ली दिख गई तो उसने फिर ये सोचा कि अच्छा बिल्ली सफ़ेद के साथ साथ काली भी होती है। यानी उसके अंदर क्या हुआ, उसने पूर्व ज्ञान में परिवर्तन किया कि बिल्ली केवल सफ़ेद नहीं होती, बिल्ली काली भी हो सकती है। यानी उसने क्या किया, उसका जो ज्ञान पहले था कि बिल्ली की सफ़ेद होती है तो उसने क्या किया, नए ज्ञान में परिवर्तन जब किया तो उसने देखा कि बिल्ली काली भी है, बाहर उसको दिखी जो, तो उसने ये पहचान लिया कि बिल्ली सफ़ेद केवल नहीं होती, काली भी होती है। यानी कि उसने क्या किया, अपने पुराने ज्ञान में नए ज्ञान का में परिवर्तन कर दिया। इसी को बोलते हैं एसिमिलेशन। आगे देखिएगा एकोमोडेशन क्या होता है। अब एकोमोडेशन क्या होता है, एकोमोडेशन ये होता है कि बच्चा पूर्व ज्ञान में संशोधन करता है। अब देखिए, हम अगर बात करें एसिमिलेशन में, इसमें तो इसने ये जरूर पहचान लिया कि बिल्ली सफ़ेद भी होती है और काली भी होती है, 4 पैर बिल्ली के होते हैं, 4 पैर काली बिल्ली के होते हैं, ये तो पहचान लिया, ये एसिमिलेशन के अंदर आता है। लेकिन एकोमोडेशन के अंदर क्या आता है, एकोमोडेशन के अंदर आता है कि पूर्व ज्ञान में संशोधन करता है। क्या करता है, पूर्व ज्ञान में संशोधन करना। कैसे संशोधन करेगा,
यानी जब बच्चा घर से निकला उसने 4 पैरों वाला कोई घोड़ा देखा बड़ा सा। अब उसने सोचा कि अच्छा ये घोड़ा है। अब उसने बाहर गया तो उसको एक हाथी दिखा 4 पैरों का। तो अच्छा उसने सोचा अच्छा ये तो 4 पैरों का घोड़ा नहीं, ये तो हाथी भी है। यानी क्या किया उसने, संशोधन भी किया। और फिर उसको बाहर और गया तो उसको दिखी 4 पैरों की भैंस दिखी। तो उसने क्या किया, जब उसे 4 पैरों की भैंस दिखा, अच्छा ये भैंस है। यानी उसने क्या संशोधन किया, एकोमोडेशन की स्थिति में जब आता है बच्चा तब वो ये चीज़ें क्या करता है, वो ये संशोधन कर लेता है कि 4 पैर के केवल घोड़ा नहीं होता, 4 पैर का हाथी भी होता है, 4 पैर का घोड़ा भी होता है और 4 पैर की भैंस भी होती है। यानी 4 पैरे वाले जो 4 पैरों वाले जीव हैं तो विभिन्न प्रकार के होते हैं, कोई एक प्रकार उनका नहीं होता। यानी कि वो इस स्थिति में आके चीज़ों को क्या करता है, संशोधन कर लेता है। तो उम्मीद है ये जितनी चीज़ें आपको बताई गई हैं इतनी ही चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं। ये जो आपका जीन पियाजे है, जीन पियाजे के अंदर इतना ही टॉपिक है और इससे ज़्यादा है नहीं। लोगों को आप भ्रमित मत होइएगा, इतने टॉपिक से आप चीज़ें बना लेंगे। आपको याद रखना है एकोमोडेशन के अंदर वो चीज़ों को क्या करता है, विभेद करने लगता है, अलग अलग चीज़ों को 4 पैरों की गाय भैंस बकरी यानी इनमें क्या करता है, अंतर पहचानने लगता है। और अगर हम बात करें एसिमिलेशन में, वो एसिमिलेशन के अंदर वो क्या करता है, परिवर्तन करता है। यानी 4 पैर की जो बिल्ली है वो काली की जगह सफ़ेद भी होती है और काली भी होती है। यानी कि इनके जो प्रकार हैं वो अलग अलग होते हैं। यानी कि इसमें परिवर्तन जरूर करता है, लेकिन पूर्ण परिवर्तन कहें, पूरा तरीके से संशोधन जो करेगा वो एकोमोडेशन में जब वो आएगा, एकोमोडेशन की स्थिति में जब आएगा तब वो करेगा। तो उम्मीद है आप ये चीज़ों को समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कर दीजिएगा। ये छोटा सा वीडियो था, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। अगर चीज़ें पसंद आती हैं तो कमेंट में जाके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, आपको चीज़ें समझ में आई नहीं। अगर समझ में आई होंगी तो अगला वीडियो आपको लेओवाइगोस्की और कोहलबर्ग पे हम देने का प्रयास करेंगे, जो कि कल आपको मिल जाएगा। लेओवाइगोस्की और कोहलबर्ग से जितना टॉपिक आता है वो सारा वीडियो आपको अगले वीडियो में। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक लेते हैं आप लोगों से विदा। जय हिंद, वंदे मातरम।